नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गोदी मीडिया के खिलाफ कांग्रेस ने लिया बड़ा एक्शन। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा समेत चैनल के खिलाफ कर दिया है शिकायत दर्ज। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस की है मांग कि टीवी डिबेट में आचार संहिता लागू करने के लिए जारी हो एडवाइजरी, ताकि जनता को सार्थक खबर मिल सके। और तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का तंज, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति किसे कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया को सुधारने का समय आ गया है, सबक सिखाने का समय आ गया है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। और इसी के साथ आप हमें बताइए कि संबित पात्रा और गोदी मीडिया चैनलों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए कि नहीं। हाँ या ना में आप हमें अपना सुझाव जरूर भेजिए। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राजीव त्यागी मामले में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और चैनल के खिलाफ शिकायत दर्ज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गाजियाबाद के वैशाली में अपने आवास पर एक टीवी परिचर्चा में भाग लेने के कुछ ही देर बाद त्यागी को दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश हो गए। बाद में अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर राजीव त्यागी मामले में भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ लखनऊ में शिकायत दर्ज कराई गई है। पात्रा के साथ साथ न्यूज चैनल के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने लखनऊ स्थित हजरतगंज कोतवाली में बीजेपी नेता संबित पात्रा और टीवी न्यूज चैनल के प्रमोटर और एंकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि 52 साल के कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी गाजियाबाद के वैशाली में अपने आवास पर एक टीवी परिचर्चा में भाग लिए थे। उसके कुछ ही देर बाद दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं सके। यशोदा अस्पताल के डॉक्टर पद्मश्री पाल के मुताबिक राजीव त्यागी की तबीयत अचानक से खराब हुई और करीब 6:30 बजे उन्हें अस्पताल लाया गया। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली और दूसरी आपात सेवाओं की मदद से बचाने का प्रयास किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की मांग, टीवी डिबेट में आचार संहिता लागू करने के लिए जारी हो एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने गुरुवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आग्रह किया कि समाचार चैनलों के बहस आधारित कार्यक्रमों में शालीनता बहाल करने के मकसद से आचार संहिता लागू करने के लिए परामर्श जारी किया जाए। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखे पत्र में कहा कि चैनलों की बहस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के सिलसिले पर अंकुश लगाने और शालीनता लाने के लिए आचार संहिता का होना जरूरी है। कांग्रेस के कई नेताओं ने शेरगिल के विचार का समर्थन किया। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है और सुधार की जरूरत है। गौरतलब है कि शेरगिल ने जावड़ेकर को यह पत्र उस वक्त लिखा है जब एक दिन पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार त्यागी बुधवार शाम एक टेलीविजन चैनल के बहस आधारित कार्यक्रम में शामिल थे और इस कार्यक्रम के कुछ देर बाद ही उनको दिल का दौरा पड़ा। इसके कुछ मिनटों बाद ही गाजियाबाद के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सवाल किया, कब तक जहरीली डिबेट और विषैले प्रवक्ता संयम और सादगी की जबान की जान लेते रहेंगे? कब तक विभाजन का जहर इस देश की आत्मा को लीलता रहेगा? कब तक? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का तंज, ये पीएम की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति कैसे कहेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इस बार फिर राहुल गांधी ने इसके लिए देश में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को मुद्दा बनाया है। गुरुवार शाम को राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को लेकर एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि भारत में कोरोना का ग्राफ भयावह होता जा रहा है, न कि सपाट हो रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा है, अगर ये पीएम की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति किसे कहेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी इससे पहले भी कोरोना के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करते रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में 20 सेकंड का एक वीडियो भी ट्वीट किया है। उस वीडियो में तारीख के साथ साथ कोरोना केसों की बढ़ती संख्या को ग्राफ के जरिए दिखाया गया है। ग्राफ में भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्राजील का भी कोरोना ग्राफ दिखाया गया है। राहुल गांधी द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि भारत में कोरोना का ग्राफ दिन ब दिन लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है, जबकि ब्राजील और अमेरिका का कोरोना ग्राफ घटता और बढ़ता नजर आता है। इस कोरोना ग्राफ के जरिए राहुल गांधी पीएम मोदी के उस बयान पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि सही समय पर सही फैसले लेने की वजह से कोरोना के मामलों में भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले संभली हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
सोनिया गांधी की पीएम मोदी को कड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार जो भी नीति लाती है उसे देश हित में बताती है, लेकिन अक्सर उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 ड्राफ्ट को लेकर भी हर ओर आलोचना हो रही है। जहां पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था, वहीं अब सोनिया गांधी भी सरकार पर जमकर बरस रही हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 ड्राफ्ट का लगातार विरोध किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों से लेकर पर्यावरण का मुद्दा उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे पर्यावरण के हित में नहीं बल्कि मोदी सरकार के हित में बताया है। इस विरोध के बावजूद सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मसले पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, अगर आप प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वो आपकी रक्षा करेगी। हाल ही के वक्त में दुनिया महामारी का सामना कर रही है। ये संकट मानव को एक नई सीख देता है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें। सोनिया ने लिखा कि हमारे देश ने विकास की रेस के लिए पर्यावरण की बलि दी है, लेकिन इसकी भी एक सीमा तय होनी चाहिए। पिछले 6 साल में इस सरकार का रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है, जिसमें पर्यावरण को लेकर रक्षा करने का विचार नहीं है। आज दुनिया में इस मामले में काफी पीछे हैं। महामारी के कारण सरकार को विचार करना चाहिए था, लेकिन इसे अनदेखा किया जा रहा है। सोनिया गांधी के तीखे सुर यहीं शांत नहीं हुए। उन्होंने सीधा पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि बतौर गुजरात के सीएम से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड पर्यावरण को लेकर खराब रहा है। अब भी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर नियमों को जाड़ रही है। पर्यावरण के मसले पर न सिर्फ सोनिया गांधी सरकार को घेर रही है, बल्कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो पीएम मोदी को सूट बूट वाली सरकार तक बता दिया था, लेकिन फिर भी सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। केंद्र ने ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया है जिसके तहत जो भी विकास परियोजनाएं लागू होने वाली होती हैं, उनका पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, इस हानि को कम करने के क्या उपाय हैं, इन सब के बारे में सुझाव देने के लिए EIA का गठन किया गया है। EIA की शर्तों को पूरा करने के बाद ही पर्यावरण मंत्रालय विकास परियोजनाओं पर अपनी मुहर लगाता है। इस ड्राफ्ट पर सरकार की आलोचना की जा रही है। अब देखना होगा कि सोनिया गांधी के संदेश से क्या सरकार मानती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। जी हां दोस्तों, देश के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी स्तर की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के रुख और अरब सागर से नमी के साथ दक्षिण पूर्वी हवाओं की अगले 2 दिन तक जारी रहने की संभावना है, जिससे देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है। विभाग ने कहा कि उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। देश के पश्चिमी हिस्सों गुजरात, गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों और भारत के मध्य भागों में भी अगले 4 से 5 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। विभाग ने कहा गुजरात में अगले 2 दिन के दौरान और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और तेलंगाना में भी अगले 2 से 3 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार एनडीए टूट की कगार पर, नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच में टकराव बढ़ता जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच में तल्खी अब इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी क्रम में नीतीश कुमार के पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद लल्लन सिंह ने बुधवार को चिराग पासवान की तुलना कालिदास से कर दी। लल्लन सिंह ने कहा कि चिराग पासवान कालिदास की तरह हैं, जिस डाल पर बैठते हैं उसी को काट रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान पिछले कुछ महीनों से नीतीश कुमार पर पूरी तरीके से आक्रामक हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 संक्रमित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान बिहार में टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए एक ट्वीट किया, जिसमें कहा कि उनकी पार्टी नीतीश कुमार से लगातार बिहार में टेस्टिंग बढ़ाने की बात कह रही है, मगर अब लगता है कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद बिहार में टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ेगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। नीतीश कुमार पीएम की मीटिंग तो मंगल पांडे विधानसभा में बोलते हैं झूठ। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर हमला करते हुए कहा कि मंगल पांडे ने कोरोना वायरस को लेकर विधानसभा में झूठ बोला है। गुरुवार को पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में तेजस्वी ने कहा कि मंगल पांडे ने सदन में 3,25,000 RT-PCR जाँच की बात कही
रही थी, जो कि गलत है। सदन में झूठ बोले मंगल पांडे। सदन में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई को छिपाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो रिपोर्ट बताई है वह इससे काफ़ी अलग है। मुख्यमंत्री ने सिर्फ 6100 जांच की बात मानी है और यह बात उन्होंने पीएम के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान कही है। तेजस्वी ने कहा कि मंगल पांडे ने 53% की जांच की बात कही है, लेकिन हकीकत सिर्फ 5% की है। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में अब झूठ बोलने की सीमा खत्म हो गई है और जाँच को लेकर सच्चाई छिपाई जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि सदन के भीतर झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। इसको लेकर उन्होंने मंगल पांडे का सदन में दिया गया बयान वाला वीडियो भी दिखाया। तेजस्वी ने कहा कि आज बिहार में सरकारी अस्पतालों में भी कोरोना वायरस की जांच के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों में तो पैसों की लूट पहले से ही मची रही थी। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र ने 890 करोड़ रुपए राज्यों को दिया, पर इसमें बिहार को शामिल नहीं किया गया। बिहार को कोरोना के लिए पैसे नहीं दिए गए। ऐसे में नीतीश कुमार ने आखिर पैसे मांगे या नहीं? तेजस्वी ने तंज भरे लहजे में कहा कि बिहार के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, जबकि यहाँ डबल इंजन की सरकार होने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम के साथ बैठक तो करते हैं, लेकिन उनको पैसे नहीं मिलते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने भी पीएम से झूठ बोला है। सीएम ने 5 मेडिकल कॉलेजों में जांच की बात कही है, जबकि अभी तक आईसीएमआर में एक को भी रिक्विजिशन तक नहीं दिया है। यहाँ जांच के नाम पर सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि अब नीतीश जी को हमारे ट्वीट से भी परेशानी हो रही है। वो आजकल हमारे ट्वीट करने पर भी गुस्सा हो जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, जेडीयू ने बताई लोजपा को उसकी हैसियत। जी हां दोस्तों, जेडीयू लोजपा की लड़ाई में अब बड़े योद्धाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। लोजपा की तरफ से रामविलास पासवान तो जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी मैदान में उतर चुके हैं। आमने सामने की जंग शुरू है। रामविलास पासवान ने अक्टूबर-नवंबर में बिहार चुनाव कराए जाने का विरोध किया, तो जेडीयू के केसी त्यागी ने कहा कि हम कोरोना के मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए चुनाव के लिए तैयार हैं। लोजपा के गठबंधन से अलग होने की अटकलों पर केसी त्यागी ने कहा कि लोजपा कभी जेडीयू के साथ नहीं रही। लोजपा ने 2005, 2010 और 2015 में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जेडीयू का गठबंधन केवल भाजपा से है और हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। भाजपा जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो लोजपा के विरोध का क्या मतलब है? लोजपा के विरोध से गठबंधन कमजोर हो रहा है और हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। लोजपा को गठबंधन कमजोर करने की इजाजत नहीं। 37 साल के चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने मंगलवार को नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला था। चिराग ने कहा था कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को जेडीयू ने अपना कार्यक्रम बना लिया है। यह कार्यक्रम एनडीए का नहीं, इसलिए बिहार में विकास के लिए सत्तारूढ़ एनडीए का एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनना चाहिए। सीएमपी के आधार पर ही बिहार में काम होना चाहिए। चिराग पासवान के इस बयान पर केसी त्यागी ने जवाबी वार में देर नहीं की। त्यागी ने एक तरह से लोजपा को उसकी हैसियत बताई है। उन्होंने कहा कि लोजपा केंद्र की सरकार में शामिल है, जेडीयू एनडीए में है, लेकिन वह केंद्र सरकार से बाहर है। केंद्र में तो कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के कोरोना आंकड़ों पर खड़े किए सवाल। पूछा कौन सच्चा कौन झूठा? जी हां दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी कुमार ने एक बार फिर कोरोना संक्रमण को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कोरोना पर मुख्यमंत्री नीतीश और स्वास्थ्य मंत्री के पेश आंकड़ों पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कौन सच्चा और कौन झूठा? तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार ने जनता को तो धोखा दिया ही है। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में भी गलत आंकड़ा पेश किया है। उनके अनुसार आधे से अधिक जांच आरटी-पीसीआर से हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को जो आंकड़ा दिया है उसके अनुसार यह जांच मात्र 10% हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस डबल इंजन की सरकार को कोरोना फंड में वंचित कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने पीएम को सूचना दी कि राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों में आरटी-पीसीआर की जांच हो रही है, लेकिन सच यह है कि अब तक इसका प्रस्ताव भी नहीं गया है। नेता प्रतिपक्ष बक्सर निकलने से पहले अपने आवास पर प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इस आरोप लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में मुझे बताया कि कुल कोरोना जांच में से 52.9% आरटी-पीसीआर, 17.9% ट्रू नेट और 29% एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने 11 अगस्त को पीएम के साथ समीक्षा बैठक में बताया कि बिहार में प्रतिदिन 10% से भी कम आरटी-पीसीआर जांच हो रही है। कौन सच्चा कौन झूठा? कोरोना मुद्दे पर नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर रहे नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे पर
एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार में जब 10,000 जांच हो रही थी तो 3,000 से 3,500 मरीज मिल रहे थे और अब 75,000 जांच हो रही तब भी लगभग 3,500 से 4,000 मरीज मिल रहे हैं। इसका सीधा मतलब है जांच में झोलझाल हो रहा है, आंकड़ों की हेराफेरी हो रही है। नीतीश जी अपनी जगहसाई से बचने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्टर ने कहा लाइव डिबेट में अचेत हुए थे राजीव त्यागी, सोशल मीडिया पर संबित पात्रा की गिरफ्तारी की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इस बीच यशोदा हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने राजीव त्यागी के निधन पर अहम जानकारी साझा की है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो में हॉस्पिटल के डॉक्टर ने एक सवाल के जवाब में कहा है राजीव त्यागी अपने घर पर लाइव डिबेट में थे। डिबेट करते करते वो सडनली कोलैप्स हो गए। जब पारिवारिक सदस्यों ने उन्हें बेहोशी की हालत में देखा तो उन्हें सीपीआर दिया। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे डॉक्टर की प्रतिक्रिया वाले वीडियो को वरिष्ठ पत्रकार और फिल्मकार विनोद कापड़ी ने भी शेयर किया है। डॉक्टर का वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और तब डिबेट में मौजूद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, वसुंधरा की रणनीति ने बीजेपी की बढ़ाई चिंता, दो खेमे में बटी दिखी पार्टी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में कांग्रेस के कुनबे की कलह का मजा लेते लेते बीजेपी में अब कलह हो गई। यह पार्टी विद डिफरेंस को भी नहीं पता चला। हालात ऐसे हो गए कि सरकार को घेरने का दावा करने वाली बीजेपी खुद अपने नेताओं की प्रभुत्व की लड़ाई में ही घिरती दिखाई दी। पूरे घटनाक्रम में बीजेपी एकजुटता का दावा तो करती रही, लेकिन पार्टी अलग अलग जगह कई बार खेमों में बटी हुई दिखाई दी। अपने आप को अलग पार्टी बताने वाली बीजेपी ने पार्टी विद डिफरेंस का नारा देते वक्त इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि पार्टी नेताओं के डिफरेंस आए दिन इस नारे को बेमानी साबित करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मौजूदा हालात में भी कुछ ऐसा ही दिखा जब प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के साथ प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ और नेता गुलाब चंद कटारिया ने सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन तो किया, लेकिन वह उसे सिरे से नहीं चढ़ा सके। दरअसल पिछले एक महीने से राजस्थान की राजनीति में उठापटक का घटनाक्रम चल रहा था। हालांकि इससे पहले राज्यसभा चुनाव के वक्त ही इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि राजस्थान की राजनीति में कुछ बड़ा हो सकता है। इस दौरान भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीजेपी के रणनीतिकारों के साथ कम ही दिखाई दी और अब जब कांग्रेस के कुनबे में कलह के बीच बीजेपी अपने विधायकों को मजबूत करने में जुटी थी तो वसुंधरा राजे ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। पहले तो वसुंधरा राजे समर्थक विधायक बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर भी पार्टी की बाड़ेबंदी में राजस्थान से बाहर नहीं गए और उसके बाद वसुंधरा ने केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर मौजूदा रणनीति में रही खामियों की कलह खोल दी। हालांकि इस गुटबाजी के बीच भी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता राजेंद्र राठौड़ लगातार यह कहते रहे कि वसुंधरा राजे उनकी पार्टी की सम्माननीय नेता हैं और वह विधायक दल की बैठक में भी शामिल होंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में आप भी सक्रिय, योगी सरकार पर लगाया जबरदस्त जातिवाद फैलाने का आरोप। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर पूरे राज्य में जबरदस्त जातिवाद फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की जाति के लोगों को छोड़कर बाकी सभी जातियों के साथ अन्याय हो रहा है। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जातिवाद फैला रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जाति से ठाकुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर चुन चुनकर उनकी जाति के लोगों की तैनाती की जा रही है और बाकी सभी जातियों के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आपकी उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी सिंह ने कहा कि योगी सरकार बताए कि जिलों में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और थानेदार के पदों पर निषाद, कुर्मीपाल, मौर्य, नाई, तेली, वाल्मीकि, जाटव और खटीक समाज के कितने लोगों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में ब्राह्मणों पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। जाति से ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आखिर ब्राह्मणों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? शर्मा इस सरकार में इतने लाचार और बेबस क्यों हैं? सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को लोग स्पेशल ठाकुर फोर्स कहते हैं। यह फोर्स लोगों को चुन चुनकर मार रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी से लाखों घरों की बिजली गुल, कई अधिकारी सस्पेंड। जी हां दोस्तों, गलत तरीके से स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के कनेक्शन कटने के मामले में योगी सरकार ने कार्रवाई की है। मामले में कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल जन्माष्टमी के दिन उत्तर प्रदेश के 3 लाख से ज्यादा घरों में बिजली गुल हो गई थी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इसके जाँच के आदेश दे दिए हैं। बेहतर बिजली सेवाएं देने के नाम पर लगाए गए स्मार्ट मीटर ने अचानक धोखा दे दिया। कई जिलों की
बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई। ये सब एक गलत कमांड की वजह से हुआ। इस कारण प्रदेश के 8 शहरों में लगे 10 लाख स्मार्ट मीटर में से 1.5 लाख मीटर की बिजली गुल हो गई। शाम को करीब 4:30 बजे स्मार्ट मीटर के सर्वर पर एक गलत कमांड दी गई, जिसकी वजह से रात 12 बजे तक बिजली गुल रही। पावर कॉर्पोरेशन ने दावा किया कि रात 9:30 बजे तक 70% डिस्कनेक्ट हुए कनेक्शन को कनेक्ट कर दिया गया। जिन शहरों में सबसे ज्यादा बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई उसमें लखनऊ के साथ साथ मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली और मथुरा शामिल हैं। बिजली विभाग के एक इंजीनियर के मुताबिक स्मार्ट मीटर के सर्वर पर किसी कर्मचारी द्वारा एक गलत कमांड दे दी गई, जिसकी वजह से अचानक कई घरों में बिजली गुल हो गई। हालांकि देर रात तक यह नहीं पता चल सका कि गलत कमांड कहां से जारी की गई। मामले में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यूपीपीसीएल चेयरमैन अरविंद कुमार को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही इस गलती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए भी कहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।